फ्रेंड्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे खूबसूरत अपने प्यारे चैनल आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी यहाँ पे बोर्ड और स्कूल एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए पूरा ईयर का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। पूरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। आज क्लास 11th का टर्म है और हम चैप्टर कर रहे हैं सर्कुलर मोशन, जिसमें आज चल रहा है, आज का एजेंडा है बैंकिंग ऑफ रोड। एक छोटा सा एजेंडा और भी है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। रोड पर चलते हुए कभी कभी हम साइकिल को बेंड कर लेते हैं जब हम मुड़ रहे होते हैं। जिस कर्वेचर में हम मुड़ते हैं उसके लिए हमें साइकिल को बेंड करना जरूरी होता है। अगर हम बेंड ना करें तो प्रॉपर मुड़ नहीं पाएंगे, स्लिपिंग होने लग जाएगी। इसी तरह आपने ब्रिजेस में देखा होगा, जब भी कोई ब्रिज कहीं पर भी मुड़ता है, कर्व करता है, वहां पर उस ब्रिज को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं। इस ब्रिज के टेढ़े करने को, एक साइड से कम एक साइड से ऊपर ऐसा स्लोप बना देने को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंक कर देना, मोड़ देना, इंक्लिनेशन बना देना। ये सारा इंक्लिनेशन सिर्फ इसलिए करा जाता है कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिल पाए। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स लाने के लिए फ्रिक्शन भी अवेलेबल है, नॉर्मल भी अवेलेबल है। फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट नहीं तो नॉर्मल ये डिसाइड करेगा कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की जितनी इच्छाएं हैं वो नॉर्मल के द्वारा पूरी की जाए और पार्टिकल एक बढ़िया कर्वी लीनियर पाथ में, यानी काइंड ऑफ सर्कुलर पाथ में मूव कर पाए। तो फिलहाल आज के फर्स्ट एजेंडा पर आते हैं, दैट इज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का मीनिंग ये है कि हमारे पास एक लेवल रोड है। लेवल रोड का मतलब जो हॉरिजॉन्टल, आपको किताबों में या सवालों में लेवल रोड मिलेगा। इस लेवल रोड का सीधा सा मतलब है, सबसे पहली बात तो इंक्लाइन ना हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ऊबड़ खाबड़ ना हो, लेकिन मुख्य मुद्दे की बात है कि रोड का लेवल कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, इंक्लिनेशन ना हो इस तरह का। आप इस रोड पर किसी ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमना चाहते हैं तो मैं इसमें ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल बना देता हूं, ये सारा कुछ जमीन पे ही है इस तरह से माने, और उसके बाद फिर आप यहां पर आ रहे हैं, जैसे ये वर्टिकल लाइन है और आपकी साइकिल जो है वो कुछ इस तरह से टेढ़ी हो गई है। इस तरह से बैठे हो, हालांकि मैंने बहुत ज्यादा मोड़ दिया है, इतना तो बेंड नहीं होते, बट आपको ये तो पता है कि वो बेंडिंग होती ही होती है थीटा एंगल पर। और आप पाते हैं कि इस तरह का कोई एक सर्कुलर पाथ में हमारी साइकिल घूम रही है। ये क्यों बेंडिंग की जा रही है, क्यों इस सर्कल में घुमाने के लिए बेंड कर रहे हैं, और कैसे ये पार्टिकल घूम रहा है इस बेंड पार्ट में। ठीक है, देखिए सही फोटो, ये फोटो दिख रही है तो बेहतर भी लगेगा, देख के अच्छा लगेगा। आप देखें कि ये एक कर्व यानी सर्कुलर काइंड ऑफ रोड है, इसमें अगर हमें घूमना है तो हमें अपनी साइकिल को थोड़ा सा वर्टिकल से बेंड करना पड़ेगा, और वर्टिकल से जो बेंड किया उसे एंगल बोला गया थीटा। यहाँ पर वो दिखाया गया है थीटा, लेकिन वो इतना क्लियर दिख नहीं रहा, इसलिए मैंने ऊपर से दिखाया। क्लियर है मेरी बात? इस तरह से इसमें ये एक आपको हाइपोथेटिकली दिखाया गया कि जो रोड घूम रही है, ये रोड घूमकर ऐसा सर्कल कंप्लीट कर रही है। सर्कल की कुछ ना कुछ रेडियस है जिससे हम लोग कह रहे हैं आर। क्लियर है मेरी बात? इस पार्टिकल पर देखो तो इसका वेट mg नीचे काम करता हुआ तुम्हें नजर आएगा। बेटा जहां पर ये गाड़ी कांटेक्ट में है वहां से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी और ये बाहर ना फिसल जाए, इसलिए इसको फ्रिक्शन अंदर फोर्स लगाता रहेगा, बात चलती रहेगी। नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो नेट फोर्स है बेटे, उस नेट फोर्स की इच्छा ये है कि वो यहां लगे, ये कहलाएगा नॉर्मल रिएक्शन, नेट रिजल्टेंट फोर्स। ऐसे ऊपर नॉर्मल, अंदर फ्रिक्शन, और इन दोनों को मिलाकर नेट रिजल्टेंट। ये इसकी पूरी डायनेमिक्स इस तरह से फोर्सेस काम कर रही हैं। और अगर सूडो फोर्स लगाना चाहो, इसी पर बैठ के इसी को ऑब्जर्व करना चाहो, तो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में सूडो फोर्स लग रही होगी। आप इसे कहेंगे mv²/r। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, आपके सामने भी लिख दिया। तो चलो इसी काम को करते हैं और सॉल्व करते हैं कि कैसे काम चलता है। इस साइक्लिस्ट पे कुछ बातें गौर करिए। वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास पे mg काम कर रहा है। फ्रिक्शन इसे रोकने की कोशिश करेगा, इसलिए फ्रिक्शन ऐसे चलेगा ताकि स्लिप होके पीछे ना चला जाए। कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी और नेट कांटेक्ट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट होगी, तो हम यहाँ पे रिजल्टेंट कांटेक्ट लिख देते हैं।
अगर सब कुछ इसी के ऊपर बैठ जाओ तो दुनिया तुम्हें सूडो फोर्स की नजर आएगी। तो सेंटर के बाहर mv²/r ये रही आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिस सर्कल में हम घूमना चाहते हैं उस सर्कल की रेडियस भी देख लीजिए तो वो r है। ये इसकी डायनेमिक्स। आपसे अगर कहा जाए कि ये आराम से घूम रहा है, स्लिपिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही, तो जब इस पर बैठकर देख रहे हो और स्लिपिंग भी नहीं हो रही तो इसका मतलब फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी। बैलेंस्ड होने का मतलब ये होगा कि आप कहेंगे नॉर्मल की वैल्यू पक्का पक्का mg के बराबर है और फ्रिक्शन की वैल्यू पक्का पक्का mv²/r के बराबर है। या इससे भी बेहतर देख लीजिए, आप नॉर्मल की वैल्यू तो देख रहे हैं mg के बराबर है, तो ठीक है आप लिखिए व्हाट इज fs max। देखिए बेटा fs max लिख रहा हूं आपके लिए। fs max का मतलब होता है mu into n। नॉर्मल की वैल्यू आपको पता है कि वो mg के बराबर है, इसलिए आप mu mg लिख लेंगे fs max। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो लग रहा है। ये फ्रिक्शन इसे क्या कर रहा है, ये फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग रहा है और ये इंश्योर कर रहा है कि मेरे पार्टिकल पर लगने वाला ये जो सूडो फोर्स बाहर की तरफ है इसे बैलेंस किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो mv²/r के बराबर है। ये रिक्वायरमेंट है फ्रिक्शन की, क्योंकि बाहर की तरफ mv²/r लग रहा है। अगर इसे अच्छी तरह बिना स्लाइड हुए सर्कुलर मोशन कराना है तो ये रिक्वायरमेंट तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। ये वो फ्रिक्शन है जो मैक्सिमम लग सकता है और दुनिया इस बात को अच्छी तरह अब जान चुकी है कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो मेरी रिक्वायरमेंट से बड़ा होना चाहिए। यानी ये तय होता है कि ये fs max जो है बेटा वो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन से बड़ा होगा और अगर नहीं होगा तो फिर स्लिपिंग हो जाएगी, वो हमें करानी नहीं। तो हम कह देंगे कि mu mg must be greater or equal to this mv²/r। m से m कैंसिल कर दीजिए, v² की वैल्यू आप देखेंगे तो आप पाएंगे mu rg is greater or equal to v²। तो v की वैल्यू लेसर और इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर mu rg के बराबर आती है। v की वैल्यू अंडर रूट mu rg के बराबर आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये सोचूं कि कितनी मिनिमम स्पीड से ये पार्टिकल ट्रेवल कर सकता है, गोल गोल घूम सकता है, तो वो मिनिमम स्पीड जो है वो है बेटा mu rg। अब आप देखिए म्यू को आप बहुत ज्यादा बदल नहीं पाएंगे। कारण ये है कि टायर को कितना ही रफ बना दोगे, रोड को कितना ही रफ बना दोगे, इस वजह से म्यू की कोई लिमिट है, जी तो कांस्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो व्हीकल्स दौड़ रहे हैं वो ठीक ठाक कंसीडरेबल स्पीड में भी दौड़ जाएं, स्टिल वो स्लिप ना करें, यानी v मिनिमम की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आपकी रोड्स वगैरह जब घूमती हैं, टर्न लेती हैं, तो उनके शार्प एजेस नहीं बनाए जाते, शार्प टर्निंग नहीं बनाई जाती, उन्हें बहुत लंबा घुमाया जाता है, स्मूथ टर्निंग बनाई जाती है। स्मूथ टर्निंग बनाने से फायदा ये होता है कि r जो है ये इंक्रीज हो जाता है, जिसके करस्पॉन्डिंग v में भी इंक्रीमेंट दिखाई देने लगता है, v इंक्रीज हो जाता है और v के इंक्रीज होने से बड़े फायदे हैं, तेज चलकर भी घूम सकते हैं। फिलहाल तो ये वो मिनिमम स्पीड है जिससे हम घूम सकते हैं, अच्छी बात है। कितना थीटा हमें घूम जाना चाहिए अगर ये निकाला जाए तो क्या होगा, तो फिर देखो आसान सा सीन। मैं आपके लिए लिखता हूं कि नॉर्मल की वैल्यू तो ये तय होता है कि बेटा mg के बराबर है। हाँ बराबर, बात तो सही। फ्रिक्शन पे आइए। फ्रिक्शन जो है वो mv²/r के बराबर है, बात तो सही। क्या किया जाए, कुछ खास ना करें, फ्रिक्शन की जो वैल्यू है इसके बारे में थोड़ा सा विचार करें। क्या विचार करें कि फ्रिक्शन जो है बेटे वो लग रहा है mu into mg, ये फ्रिक्शन लग रहा है और जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है बेटा, mv²/r की। आप m से m को काटें और यहां से निकालें v की वैल्यू, ये मिनिमम v आएगा। लेकिन इस थीटा का क्या करें, इस थीटा का क्या रोल है, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस थीटा, बताइए भाई कैसे निकालेंगे इस थीटा को। बहुत आसान है, बहुत आसान है। टॉर्क आपने नहीं पढ़ा है लेकिन शायद 10th क्लास में थोड़ा बहुत टॉर्क के बारे में जानकारी हम लोगों ने इकट्ठी की होती है, वहां से मैं आपको समझाता हूं। इस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालें,
इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो दो चीजों का आएगा, देखना बेटा गौर से। साइक्लिस्ट ऐसे, नॉर्मल ऐसे काम कर रही है, फ्रिक्शन ऐसे काम कर रही है, ठीक, ये सेंटर ऑफ मास, फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगेगा, नॉर्मल भी कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगेगा, लेकिन जो mg है वो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, और जो सूडो फोर्स है बेटा वो भी सेंटर ऑफ मास पे लगाया जाता है, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के काम करते हैं। तो ये mv²/r ये लग रहा है। ये जो डिस्टेंस है हमारी कॉन्टैक्ट पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की, इसे x मान लेते हैं, और हम कहते हैं कि ना ये इधर टॉपल कर रहा है, पलट रहा है, और ना ये इधर पलट रहा है। हमारी जो साइक्लिस्ट है वो ना इधर घूम रहा है ना उधर घूम रहा है, आसानी से सर्कल में घूम रहा है, पलट नहीं रहा। यानी कि जो नेट टॉर्क है बॉडी पर, वो टाउ नेट की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। आपने 10th क्लास में टॉर्क पढ़ रखा है, नेट टॉर्क 0। अब अगर मैं टॉर्क निकालूं मेरे बच्चे ए पॉइंट के अबाउट, तो वो भी 0 आएगा, क्योंकि पलट तो ये रहा नहीं। लेकिन आप देखो फ्रिक्शन और नॉर्मल का टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि वो ए पॉइंट से ही पास होकर जा रहे हैं। इस वजह से ए पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन एंड नॉर्मल दोनों का टॉर्क 0, तो हम कहते हैं 0, कोई बात नहीं। दो लोगों का टॉर्क है, किसका? एक mv²/r का और एक mg sin, मतलब उसके वेट mg का। बड़ा सिंपल है, सोचे इसे तो आप कहेंगे कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये दूरी x। अगर ये एंगल थीटा और ये रहा x, तो ये रहा x sin थीटा, बात तो सही। और ये दूरी रही x cos थीटा, बात भी सही है। इसके 0 होने का मतलब ये है कि जो टॉर्क mg ने क्रिएट किया और जो टॉर्क सूडो फोर्स क्रिएट कर रही है, वो दोनों टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में आपस में बराबर है। ए पॉइंट के अबाउट mv²/r इसको इधर घुमाना चाहती है, और ए पॉइंट के अबाउट mg इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। दोनों का टॉर्क कैंसिल हो रहा है, इस वजह से नेट टॉर्क 0 आ रहा है। जरा टॉर्क ऑफ mg के बारे में कमेंट करो, तो तुम कहोगे फोर्स रही फोर्स ये, और मल्टीप्लाइड बाय इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोट। तो ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस x sin थीटा के बराबर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमने फॉर्म मल्टीप्लाई करा दिया। इसी की जगह अगर आप सूडो फोर्स का टॉर्क लिखेंगे, तो सूडो फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r, आपने फोर्स लिख ली, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, यानी कि ये वाली, यानी कि ये x cos थीटा, तो हम यहां लिखेंगे बेटा x cos थीटा। अब आपको पता है कि दोनों के टॉर्क आपस में बराबर है, तो मैं उधर लिख देता हूं। टॉर्क बराबर होने का मतलब ये हुआ कि मेरे बच्चे mg into x sin थीटा की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाती है इसके mv²/r into x cos थीटा के। तो मेरे बच्चों आप देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर बचेगा g sin थीटा इक्वल टू v²/r into cos थीटा। cos को नीचे ले जाओ, तो ये बना sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये तो बन गया tan थीटा। और इसके पास g को नीचे ले आओ, उसको अकेला करना था, तो tan थीटा इक्वल टू v²/rg। v²/rg के बराबर अगर हमारा tan थीटा हो जाए, तो इतना एंगल वो एंगल है जितना हमें मुड़ जाना चाहिए इस सर्कल में घूमने के लिए। यानी अगर सर्कल पे इत्मीनान से, बिना गिरे, बिना स्लिपिंग के घूमना है, तो कितना एंगल तुम्हें मुड़ना पड़ेगा? इतना एंगल तुम्हें मुड़ना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू क्या है सर? थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स v²/rg। ये है tan थीटा की वैल्यू, बात समझ आती है? tan थीटा की वैल्यू है v²/rg, tan इनवर्स v²/rg। अब देखो गौर से, अगर ये v ज्यादा है, तुम तेज घूमना चाहते हो, तो tan थीटा भी ज्यादा हो जाएगा। tan थीटा ज्यादा हो जाएगा, थीटा ज्यादा हो जाएगा, तुम्हें वर्टिकल से ज्यादा घूमना पड़ेगा। पर अगर तुम धीमे घूमते हो, स्पीड कम रखते हो, तो तुम्हें कम मुड़ना पड़ेगा। ऐसा पाया जाता है मोटो जीपी में, जब वो 200 किलोमीटर/आवर की स्पीड से टर्न ले रहे होते हैं, 160 180 की स्पीड से टर्न ले रहे होते हैं, तो अपनी पूरी गाड़ी को जमीन पर लिटा देते हैं, इतना ज्यादा मुड़ना पड़ेगा। हम अगर स्लो चलते हुए अपनी डेली लाइफ एक्सपीरियंस में जो स्कूटी बाइक चलाते हैं, वो 40 50 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, बहुत ज्यादा नहीं, उसमें अगर उतना मोड़ दें तो हम गिर जाएंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिस सर्कल में आप घूम रहे हैं और कितनी स्पीड से आप घूम रहे हैं,
ये दो बातें डिसाइड करेंगी कि कितने एंगल पर आपको घूमना है। दिस इज द एंगल फॉर व्हिच साइक्लिस्ट मस्ट बेंड his vehicle and himself in order to go in a circular path, move in a circular path without getting slipped। ठीक, और ये वो स्पीड थी जिस स्पीड से चलना चाहिए। ठीक, ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात आती है बैंकिंग ऑफ रोड की। बैंकिंग ऑफ रोड क्या है वो बताता हूँ। आप पहले चित्रकारी देख लीजिए, आपको दिखाई दे रही होगी कि एक रोड बनी हुई, जब वो मुड़ती है रोड तो जिस जगह पर वो बेंड हो रही है आप देखें जमीन के लेवल से इसे टिल्ट कर दिया जा रहा है। इस प्रकार से हर जगह पे इसे हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा मोड़ दिया जा रहा है, इंक्लाइंड कर दिया जा रहा है। इस इंक्लाइंड करने से क्या होता है, ऐसे मिलता है नॉर्मल, ये है वर्टिकल डायरेक्शन, ये है एंगल थीटा। तो ये रहा n cos थीटा और यहां रहा n sin थीटा। और आप पाएंगे कि इसे ऐसे गोल सर्कल करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए सर्कल में घूमने के लिए वो प्रोवाइड कौन करेगा, फ्रिक्शन करेगा और नॉर्मल करेगा। तो सफिशिएंट नॉर्मल मिल जाए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। इसलिए हम गाड़ियों को ऐसे कर्व्ड रोड में चलाते हैं, जब हाईवेज बनाते हैं या फिर कोई ओवर ब्रिजेस बनाते हैं तो उन ब्रिजेस पे जब भी कर्वेचर आता है, जब भी वो ब्रिज घूमते हैं तो कोने से रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। आप देखिए ये उसका डायग्राम, ये क्रॉस सेक्शन कैसे बना रहे हैं समझना। रोड घूम रही है ऐसे, जैसे ये रोड ऐसे घूम रही है, हम इसका यहां से क्रॉस सेक्शन काट लें और सामने से देखें कि रोड कैसी घूमती हुई दिखाई दे रही है, तो रोड का जो डिजाइन होगा वो इस तरह का दिखाई देगा जैसे ये दिख रहा है। वो क्या रहा है बताता हूं। ये जो लाइन बनाई गई है एक्स एक्सिस, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और रोड क्योंकि ऐसे टिल्ट कर दी गई और फिर वो ऐसे गोल घूम कर जा रही है, इस तरफ गोल ऐसे घूम रही, तो आपको दिखाई देगा कि ये वो लेवल है जो रोड की सरफेस का है। और ये हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं कि किसी थीटा एंगल पर मुड़ गई। यहां पर हमारी कार आ रही है और कार सुंदर है, बढ़िया, अच्छी लग रही है। अच्छा ये थीटा, ठीक है। अच्छा ये नॉर्मल, नॉर्मल कैसे लगेगा, नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस। मैं आपको एरो से दिखा देता हूं, अच्छा लगेगा आपको। नॉर्मल आ रहा है परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस, ये रहा, ये रहा परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस। अब इसका एक कंपोनेंट मैं वर्टिकल डायरेक्शन में करूं और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करूं। अब तुम बहुत गौर से देखो कि अगर ये थीटा तो फिर ये भी थीटा, और थीटा के पास वाला cos थीटा, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट sin थीटा, एक मिनट में कंपोनेंट बनते हैं cos थीटा एंड sin थीटा। अब ये जो गाड़ी घूमेगी ये ऐसा कोई सर्कल कंप्लीट करेगी तो लॉजिकली जो n sin थीटा वाला कंपोनेंट है ये इसे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए n sin थीटा हेल्प करेगा, ये दिमाग में रखें। इसके अलावा कुछ खास नहीं, सूडो वगैरह लगाएंगे, लेकिन इसमें दो केसेस बनते हैं बेटा। कौन से दो केस बनते हैं, विदाउट फ्रिक्शन और एक विद फ्रिक्शन। तो सबसे पहले कहां आएंगे, विदाउट फ्रिक्शन। आइए भाई विदाउट फ्रिक्शन करते हैं। देखो अच्छा, सबसे पहली बात डायग्राम यहां बनाते हैं। इस डायग्राम में ये एक लेवल रोड है और उसके बाद एक बैंक रोड लिया है। बैंक का मतलब कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन बनाती हुई, यहां पर है थीटा एंगल। यहां पर मान लीजिए आपकी गाड़ी है, मैं उसका क्रॉस सेक्शन बना देता हूं। इस गाड़ी का जो वेट है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा और नॉर्मल काम करेगा बेटे ऐसे। तो हम लिख देते हैं यहां पर इसके कंपोनेंट्स, ये रहा mg और ये रहा मेरे बच्चों नॉर्मल। आप इसमें एक कंपोनेंट बनाइए और एक कंपोनेंट बनाइए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जिस प्लेन में घूम रहा है वो प्लेन तो पक्का पक्का हॉरिजॉन्टल सर्कल का ही है। आप बहुत गौर से देखना बेटा, जब तुम एनएलएम पढ़ते थे तो भी ऐसा एफबीडी बनाते थे और कहते थे कि अगर ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा होगा और इसका वर्टिकल ऑपोजिट देखोगे तो ये भी थीटा होगा। और ये काम तुम कर चुके हो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। नॉर्मल के कंपोनेंट करेंगे मेरे बच्चों तो ये बनेगा n cos थीटा और यहां देखोगे तो मेरे बच्चों आएगा n sin थीटा। ये विदाउट फ्रिक्शन की बातें हो रही हैं और हम मान लेते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो बाहर की तरफ v है, ऐसे बाहर की तरफ निकल के आ रही है। रोड ऐसे घूम रही है गोल, तो हमारी कार जो है वो हमारे बोर्ड से बाहर आ रही है और ऐसे गोल सर्कल में घूम जाएगी। ठीक है, अगर गोल गोल घूम जाएगी
तो क्या करें, तो इसके सर्कल के बारे में सोचे, कैसा सर्कल होगा, जवाब है हाँ। उसके सेंटर की तरफ हमारा n sin थीटा है, जवाब है हाँ, सेंटर की तरफ n sin थीटा है। ठीक, अब अगर हम कहें कि सूडो फोर्स लगानी है, तो तुम सूडो फोर्स लगाओगे रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, और फिर क्या कहोगे, तुम कहोगे mv² अपॉन r नाम की कोई चीज है, तो हम कहेंगे अच्छी बात है। और क्योंकि तुम ये mv²/r सूडो तब लगाते हो जब इसी पर बैठ जाते हो, और सर्कुलर मोशन में सीख चुके हैं कि जैसे ही किसी बॉडी पर बैठेंगे और सूडो लगाएंगे वैसे ही हम पाएंगे कि रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस्ड है। रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होने का मतलब हुआ कि जो अंदर लग रही है n sin थीटा और जो बाहर लग रही है mv²/r ये दोनों बराबर हो। पर नॉर्मल फंस गया सर, नॉर्मल तो फंसा ही नहीं। वर्टिकल डायरेक्शन में देख मेरे बच्चे, n cos थीटा दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ mg दिखाई दे रहा है, तो हमें पता चलता है कि नॉर्मल की वैल्यू जो है वो कुछ और नहीं mg अपॉन cos थीटा है। ये रहा मेरे बच्चे आपके लिए नॉर्मल। चलिए चुपचाप से नॉर्मल यहां डाल दीजिए, तो आपके लिए आंसर आएगा mg अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू mv²/r। मास से मास कैंसिल हो जाएगा, g को आप नीचे भेज दीजिए, sin अपॉन cos जो होगा वो सुंदर tan थीटा बन जाएगा। इट विल बिकम v² अपॉन rg। अरे ये तो वही एंगल आ गया जो अभी बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में आया था। हाँ, एंगल का मैग्नीट्यूड बराबर है, लॉजिक मैच किया जा सकता है, मैच करता भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। तो tan थीटा इक्वल टू v²/rg। कितनी स्पीड से मैं पार्टिकल को चलने देना चाहता हूं उस रोड पे, क्या मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना चाहिए, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने लिया उसके अकॉर्डिंग मुझे कितनी बेंडिंग करनी है ये पता चल गया। अब देखो, अगर तुम चाहते हो कि हमारी रोड ज्यादा बेंड ना हो या ज्यादा बैंकिंग इसकी ना हो और टेढ़ा ना करना पड़े, थीटा को छोटा रखने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स है, या तो v को कम करो और या तो r को ज्यादा करो। इसका मतलब अगर रोड ज्यादा बैंक्ड नहीं है, ज्यादा मुड़ी हुई नहीं है, तो उन्हें बहुत लंबे कर्वेचर में घुमाना चाहिए। और फिर भी अगर कर्वेचर ज्यादा नहीं है तो चलाने वाले को दिमाग में रखना है कि अपनी स्पीड कम रखनी है, अन्यथा आप स्लिप हो जाएंगे, इस पर बैलेंस्ड नहीं रहेंगे। बात समझ है? बिल्कुल समझिए, ये बात दिमाग में रखेंगे, काम होता रहेगा। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, बात तो बन ही रही। अब इसमें बेटा जो खेल आएगा, अब बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन, ये विद फ्रिक्शन का केस हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप इस विद फ्रिक्शन के केस को ना पढ़ें। क्यों ना पढ़ें? हम तो पढ़ना चाहते हैं नहीं। जब आप जेई की तैयारी करेंगे तो आप इसे पढ़ेंगे, ये रिड्यूस हो चुका है, आप इसे नहीं पढ़ेंगे। इसमें दो केसेस बनते हैं, एक मिनिमम वेलोसिटी का, एक मैक्सिमम वेलोसिटी का। फ्रिक्शन को एक बार नीचे माना जाता है, फ्रिक्शन को एक बार ऊपर माना जाता है, मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी का केस होता है। कराया जा सकता है, परंतु हम क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस की और स्कूल एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम ऐसा सिलेबस आपको पढ़ाएं जिसमें आधा घंटा आप पढ़ लें लेकिन वो आप एग्जाम्स में ना आए और आप काम कराओ। तो हम इस टॉपिक को विद फ्रिक्शन को छोड़ रहे हैं। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि व्हाट वी डू इन दिस पार्ट। मान लीजिए कि आपके पास एक इंक्लाइन टाइप का प्लेन है और आपके पास उसमें एक गाड़ी भी है और वो बाहर की तरफ किसी v वेलोसिटी से आ रही है, तो नीचे की तरफ mg लगाओ मेरे बच्चों, ऐसे लगाओ उस पे नॉर्मल, और फिर ये इस तरह के किसी सर्कल में घूम जाएगी। तो फिर क्या करना है, ध्यान रखना, mg के कंपोनेंट बनाओ, यहाँ पर आएगा mg cos थीटा, सूडो फोर्स बेटा बाहर आएगी, इसको हम कहेंगे mv²/r, और नॉर्मल के कंपोनेंट ना बनाए जाएं तो बेहतर है, करने का तरीका थोड़ा बदल दिया गया है। नीचे की तरफ जो आ रहा है वो है mg sin थीटा, क्योंकि तुमने mg के कंपोनेंट्स बनाए। तो अब देखोगे कि ये mv²/r का, अगर ये थीटा तो ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा तो ये भी थीटा, तो ये mv²/r cos थीटा यहाँ पर कंपोनेंट बन रहा है, और नीचे की तरफ आ रहा है mv²/r sin थीटा। ये आपके सूडो फोर्स के कंपोनेंट्स बन रहे हैं। अब अगर ये और ये आपस में बैलेंस हो गए तो यही फॉर्मूला निकल आएगा जो पीछे हम लोगों ने निकाला, v²/rg। बैलेंस कर लीजिए, देखिए बैलेंस करके, mv²/r cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा, तो आप पाएंगे m से m कैंसिल हो जाएगा,
v स्क्वायर ओवर rg इक्वल टू tan थीटा। ये सेकंड मेथड है इसको करने का, अगर आप चाहें तो सेकंड मेथड से कर लें, आंसर आएगा, काम बन जाएगा। अच्छा, अब मान लो कि मैंने अपनी स्पीड को बढ़ाया, स्पीड को जब मैं बढ़ाऊंगा तो ये हिस्सा बढ़ जाएगा, mg sin थीटा तो कांस्टेंट है, मतलब हमारा ब्लॉक कहां जाने लगेगा, ऊपर, और जब ब्लॉक जाने लगेगा ऊपर तो फ्रिक्शन आने लगेगा नीचे। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आने पर तुम्हें v की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर हमने स्पीड को कम किया तो mg sin थीटा कांस्टेंट है, mv स्क्वायर बाय r cos थीटा कम हुआ तो ब्लॉक नीचे गिरने लगेगा, तो फ्रिक्शन कहां आएगा, ऊपर। फ्रिक्शन के ऊपर आने पर मिलेगी v की मिनिमम वैल्यू, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। तो वी विल गेट अ रेंज v मिनिमम से v मैक्सिमम तक, जिसके लिए हम सेफ रहते हैं, अन्यथा हम सेफ नहीं रहते हैं। ये कोर्स में नहीं है तो मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूं, काम खत्म, पैसा जाए। सर्कुलर मोशन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने 3 लेक्चर्स में कवर किए। WPE में सर्कुलर के हमने एनर्जी कंजर्वेशन वाला पार्ट तो देख ही लिया था, तो ये पोर्शन यहां से खत्म होता है। वी आर डन विद द सर्कुलर मोशन, और जितना मैंने पढ़ाया है स्कूल एग्जाम्स में इसके बाहर नहीं आएगा। आप कुछ और मत देखिए, कुछ और मत पढ़िए, ज्यादा ज्ञान मत इकट्ठा करिए, उतना प्रिसाइज पढ़िए जो आपके पेपर में आ रहा है, क्योंकि जो आपके पेपर में आएगा वो आप अच्छा कर पाएंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा ज्यादा सीखने का, उसके बाद और बेहतर और बेहतर और बेहतर सीख सकते हैं, ज्यादा समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी जरूरत है कम से कम सीखने की, कम से कम समय देने की, और उतना सीखने की जो हमारे एग्जाम्स में आ रहा है। नवंबर का टाइम चालू हो गया है, 2 महीने बचे हैं पेपर में, जी जान लगा के सीखेंगे, पूरा कोर्स कवर करेंगे, जितना काम आएगा उतना, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे मार्क्स लाकर। यहाँ पर अपना काम खत्म हो जाता है मेरे बच्चों, और अब आपको धन्यवाद बोलने का समय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस अगेन एंड अगेन। हमें फॉलो करिए, ये रिड्यूस सिलेबस जो आपके बोर्ड में आ रहा है ये पढ़ने के लिए, और पूरे साल आपके स्कूल एग्जाम्स में आपको लिखना कैसे है और क्या क्या आपके पेपर में आएगा वो हम आपको सिखा रहे हैं। आरटी अकेडमी पर पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। मिलेंगे अगले लेक्चर में, सर्कुलर मोशन खत्म हुआ, सेंटर ऑफ मास पर आ जाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन सीखेंगे, सेंटर ऑफ मास की बातें सीखेंगे, रोटेशन सीखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।